अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो इसमें आज हम ज़रा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्या होता है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर इसके में हम दो एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे आज। एक क्रुस्कल एल्गोरिदम है और एक फ्रेम्स एल्गोरिदम है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज होता है। ठीक है। तो जब सबसे पहले हम अगर ट्री की बात करें तो ट्री में हमारे पास देखो यहाँ पे एक ट्री शो हो रहा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो एजेस वर्टिसेस हैं और एजेस भी हैं। अब इसमें हमारे पास देखो A B C D E and F। तो कहता है जी कि ये जो हमारे पास एक ट्री है ये बेसिकली कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। ठीक है। अब ए साइक्लिक क्या होता है? ए साइक्लिक बेसिकली हमारे पास क्या है कि जिसमें साइकिल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, ए साइक्लिक का मतलब है कि जी यहाँ पे कोई भी हमें लूप नजर नहीं आ रहा है। लाइक अगर आप देखो इस पूरे ट्री के अंदर हमें कोई भी लूप नहीं मिल रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ बी है, इसके बाद बी के बाद हमारे पास यहाँ पे देखो डी और ई आ रहा है, हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखो तो जी यहाँ पे हमारे पास कोई एक साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं करता जो इन बिटवीन यहाँ पे हो। लाइक जैसे अगर मैं ये बी की बात करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास एक ई पे है, ई से फिर बी पे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। तो द ट्री विद एन नोड्स कंटेन एग्जैक्टली एन माइनस वन एजेस। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जी अगर हमारे पास एन नोड्स हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं? एन माइनस वन हमारे पास उसमें एजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ क्या है कि जी ग्राफ विद एन नोड्स कंटेन लेस देन और इक्वल टू। यहाँ हमारे पास वो लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है किसके? एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू एक्सिस के। ठीक है। अब इसमें अगर हम सपोज कर लें कि जी सपोज यू हैव अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि कनेक्टेड है लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें डायरेक्शंस नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है। तो कहता है जी कनेक्टेड जो बेसिकली है एवरी नोड इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर नोड, यानी कि हर नोड दूसरी नोड के लिए रीचेबल है, यानी कि आप हर नोड से किसी पर्टिकुलर नोड पे विजिट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है जी कि अगर हम अनडायरेक्टेड की बात करते हैं तो एजेस डू नॉट हैव अ एसोसिएटेड डायरेक्शन। ये नहीं है कि जी इसका सिर्फ इस तरफ डायरेक्शन है और इसकी सिर्फ इस तरफ डायरेक्शन है। ठीक है। वो किसी भी तरफ है लेकिन हर नोड से जो अवेलेबल नोड है उससे जो जितने भी ग्राफ के अंदर अवेलेबल नोड्स हैं उनकी तरफ हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास अनडायरेक्टेड हमारे पास जो है वो ग्राफ्स आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जी यहाँ पे डायरेक्टेड की तो फिर जाहिर बात है कि जिस नोड से जिस पर्टिकुलर नोड की तरफ डायरेक्शन होगी हम उधर ही मूव कर सकते हैं। तो अब इसमें स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री बेसिकली बच्चों कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमारे पास कोई साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि हमने जहां से बात शुरू की है वहीं पे बात खत्म ना हो, या कोई ग्राफ के अंदर ऐसी कोई तीन चार नोड हैं जहां से मैंने बात शुरू की है तो घूम फिर के फिर हम वापस उसी नोड पे आ जाए। तो अगर तो ऐसा कॉन्सेप्ट है तो वो हमारे पास जो है वो साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा और उसमें स्पैनिंग ट्री नहीं आ सकता। स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें कम अज कम क्या करना है? ग्राफ इस तरह से डिजाइन करना है कि एटलीस्ट उसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अब इसमें अगर आप देखो कि जी फॉर एग्जाम्पल कहता है देन अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ, यानी कि आपके पास एक ग्राफ है, आप उसका एक सब ग्राफ ले रहे हो। ठीक है। आपने उसके जो सब ग्राफ लिए हैं उसमें बहुत सारे, यानी कि एक ग्राफ की बेस के ऊपर आप बहुत सारे सब ग्राफ बना सकते हो जो स्पैनिंग ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हम एक स्पैनिंग ट्री से एक ग्राफ से बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्राफ इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ इन विच देयर आर नो साइकिल। अब आप देखो कि जी ये जो पहले मेरे पास नजर आ रहा है कि जी हाँ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। अब इसके मैंने फोर पॉसिबल पास बना लिए जिसमें मेरे पास क्या है कि अगर मैं सपोज इस वर्टिस से शुरू करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक पाथ ये बन रहा है। ठीक है। दूसरा पाथ है कि जी हमने यहाँ से शुरू की तो हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास डायरेक्शन ये आ गई और एक डायरेक्शन। अब इसमें आपने एक चीज और वेरीफाई करनी है, बल्कि मेक श्योर करनी है कि जी आपने ग्राफ के अंदर जितनी भी अवेलेबल नोड्स हैं उनका आपस में कनेक्शन जरूर होना चाहिए। ये नहीं बनाना कि जी आपके पास एक ग्राफ है उसकी अगर फोर वर्टिसेस हैं फोर आपके पास हैं तो आप क्या कर रहे हो जी कि हमारे पास जो नोड्स हैं तो आपने इस तरह से कुछ इसको मिला दिया तो आपने इस नोड को जो है वो यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक है। इसका मतलब है कि जी ये हमारे पास स्पैनिंग ट्री नहीं है, यानी कि ये हमारे पास
वो ग्राफ नहीं है, अंडर यानी कि कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। आपने क्या करना है, आपने स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि हर नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्ट हो, लेकिन आपको किसी भी लेवल पे जाके ग्राफ में कोई भी लूप नजर ना आए। तो देन ये हम क्लेम कर सकते हैं कि जी इस ग्राफ से हमने ये स्पैनिंग ट्री जनरेट किए हैं। स्पैनिंग ट्री किस बेस पे जनरेट किए हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि जी इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो साइकिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसमें अगर आप देखो कि जी सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल एक देता हूँ, सपोज मेरे पास 5 डिफरेंट वर्टिसेस हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक नोड ये है, एक नोड मैं कहता हूँ जी 2 है, एक नोड मेरे पास यहाँ पे 3 है। इसमें सपोज बेटा एक मेरे पास नोड ये है, दूसरी मेरे पास है जी सपोज ये, तीसरी मैं कह देता हूँ जी ये है, फोर्थ वन ये है, और फिफ्थ वन ये है। ठीक है। अब सपोज मैं इनको अगर आपस में कनेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है जी कि मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा जो अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। लाइक मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है। अब इसमें से मैं डिफरेंट स्पैनिंग ट्री बनाना चाहता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं इसकी अगर कंडीशंस लिखता हूँ तो क्या आ सकती हैं कि आपको पता है जी जो ग्राफ है वो किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास वी फॉर वर्टिसेस और ई फॉर एजेस। ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब अगर हम इसको सपोज करते हैं जी कि अगर मैं कहता हूँ जी स्पैनिंग ट्री ऑफ, अगर इसका क्या बनेगा, इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा, स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास जो है अब हमने कैलकुलेट करना है। देखो जी है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी जी बार। ठीक है। तो जी बार मैं यहाँ पे वैसे इसको लिख देता हूँ कि जी जी बार मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे, दिस वन जी बार। ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा वी बार के, और हमारे पास ई बार के, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ग्राफ के अंदर जितनी वर्टिसेस हैं, जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, आपके स्पैनिंग ट्री में भी उतनी ही नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, और जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं ये हमारे पास ई का ही सबसेट आ रहा है। ठीक है। अब हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में एक चीज वेरीफाई की है कि जी अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि जी नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या है एजेस हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जी हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस थे वो हमारे पास क्या थे कि जी हमारे पास जो उसके एजेस हैं वो n-1 एजेस हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ जो है वो नोड्स हैं, तो एजेस कितने हैं, n-1 आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एज देखो तो जी जो बार है वो बेसिकली क्या है, इस ग्राफ का सब ग्राफ है, यानी कि स्पैनिंग ट्री है मेरे पास। ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री में ये जी जो है जी बार से रिप्रेजेंट होगा, वी फॉर वर्टिसेस हैं तो यहाँ पे वी बार होगा, और ई फॉर नंबर ऑफ एजेस हैं। ठीक है। अब आप देखो कि वी जो है वो वर्टिसेस तो डेफिनेटली कभी भी कम नहीं होंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है। तो वी फॉर जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास 5 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस तो यहाँ पे कम नहीं हो सकते, तो ये किसके इक्वल होगा, इस वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एजेस की, तो ये जो हमारे पास ई बार है ये बेसिकली सब सेट है किसका, ई का, जो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने ये जो ई है ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैलकुलेट करने हैं, तो अभी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब ये ई जो है ये नंबर ऑफ एजेस कितने आ सकते हैं, तो हमने ये बात पहले भी वेरीफाई की थी कि जी जो ई बार है इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ ये कितने आ सकते हैं, तो इक्वल टू क्या है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। ठीक है। तो ये मेरे पास इतने मेरे पास उस स्पैनिंग ट्री के एजेस आ जाएंगे। ठीक है। तो ई जो है ये ई बार जो है वो सबसेट है किसका, ई का, और ई किससे आ रहा है, इस ग्राफ से आ रहा है। जब हम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो स्पैनिंग ट्री में ये क्या बन जाएगा, ई बार बन जाएगा। और ई बार हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, यानी कि अगर ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, एन है, तो ठीक है n-1 ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस स्पैनिंग ट्री के हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। यस सर। ओके। अब हमने बेटा जी इसका हमने क्या करना है कि जी हमने इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है। मैं इसी को ही जरा चेंज कर देता हूँ रेस करके, माउस से जरा थोड़ा सा इसको नहीं आ रहा वेरीफाई
हो रहा है क्लियरली। अब आप देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। अब मैं इसका स्पैनिंग ट्री कितने बना सकता हूँ, मैक्सिमम मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने नोट्स तो बिल्कुल इसी तरह ही लिखनी है लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पे देखो कि जी ये मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास देखो जी जो हमारे पास नोट्स आ रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास नोट्स क्या आ रही हैं कि जी मैं 1 को किससे 2 से मिला सकता हूँ, 2 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, 3 से 4 पे, एंड 4 से 5 पे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये, तो ये मेरे पास एक बेटा एक ये स्पैनिंग ट्री बन सकता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास स्पैनिंग ट्री इसका क्या बन सकता है, लाइक दिस। अगर मैं कह दूं कि जी मैं 1 से शुरू कर लेता हूँ, मैं इधर से इसको नहीं बनाता, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि जी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास कहाँ से आ सकता है, लाइक दिस। मैं 1 को 5 से मिला देता हूँ, 5 को 4 से, 4 को 3 से, एंड 3 को 2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और आ सकता है। अगर आप इसको देखो कि जी कंप्लीट आपके पास जो ग्राफ था, अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पे सपोज मैं कंप्लीट ग्राफ बना के इसकी मैं बेटे ही लिख लेता हूँ। ये 1 है, तो ये अगर सपोज करने मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है, और ये मेरे पास अगर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये इसकी वेट क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना लेता हूँ लाइक दिस। अगर मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास 1 है, दोबारा जरा बना लेते हैं 1। उसके बाद मेरे पास बेटा यहाँ पे अगर 2 है, फिर यहाँ पे 3 बना लेते हैं, 4, बिल्कुल सेम लाइक डेट जैसे आपने ऊपर बनाया, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब मैं स्पेनिंग ट्री है, और मेरे पास जो सबसे मिनिमम कॉस्ट का स्पेनिंग ट्री क्या होगा, वो उन टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास नोड्स हैं, यानी कि कॉस्ट है एच टू एच की, उसकी हम जो कैलकुलेशन है उसकी बेस पे बना रहे थे। लाइक दिस। अगर मैं पहला स्पेनिंग ट्री बनाता हूँ, 1 से मैं 2 पे जाता हूँ, 2 से 3 पे, 3 से 4 से, एंड 4 से 5 पे, ये मेरे पास यहाँ पे देखो कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है जी, ये स्पेनिंग ट्री मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसकी कॉस्ट लिखता हूँ तो देखें 1 से 2, 2 से 4, 5, 5 टू 5 क्या हो गया मेरे पास बेटा, 10 हो गया। 10 से ये 3 एंड 2 क्या हो गया, 15। तो इसका मतलब है कि जिसकी कॉस्ट मेरे पास क्या आ रही है कि 1 से 4 पे, ठीक है। तो मेरे पास इसकी कॉस्ट है जी 1 से 4 पे हमारे पास आ रही है जी ये 5। 5 से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो हमारे पास 1, 4, यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 5, इसकी कॉस्ट है मेरे पास 2। तो ये देखें 5, 5, 10 एंड 2, 12, तो ये हमारे पास 12 इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। अगर मैं एक और स्पेनिंग ट्री बनाता हूँ, तो उसकी मैं कॉस्ट अगर वेरीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जरा जी किस तरह से वेरीफाई हो सकती है कि मैं 1 से 5 की तरफ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 से 5 की तरफ मूव करता हूँ, तो जी फिर मेरे पास जो इसकी स्पेनिंग कॉस्ट है वो क्या आएगी, देखो 1 से 5 पे, 5 से 4 पे, 4 से 3, एंड 3 से मैं किस पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ। तो देखिए 1 से 5 पे 3 है, 3 टू 5 आ गया, 5 टू 5 10 आ गया, और 4 14 आ गया। तो पहले कितनी थी, 12 थी, अब कितनी आ गई, 14 आ गई। एक और मैं अगर स्पेनिंग ट्री बना लेता हूँ, स्पेनिंग ट्री देखें कुछ किस तरह से बन सकता है मेरे पास यहाँ पे। यदि मैं इसको सपोज करें कि जी मैं इन वर्टिसेस को यहाँ से मूव करता हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को मैप करना है कि जो मेरे पास मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। अब आप देखो कि जी इसमें मेरे पास क्या आ सकता है कि जी मैं 2 से 1 पे जाता हूँ, 1 से मैं 5 पे आता हूँ, 5 से मैं 4 पे आता हूँ, एंड 4 से मैं 3 पे। तो देखो 2 से 1 हमारे पास क्या है, 1, 1, फिर 1 से 5 क्या है, 3, 4 हो गए, 4 टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, 6 आ गया, एंड 6 टू हमारे पास 5 क्या आ गया, 11। तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉरी 1 टू 3, 3 टू 5, एंड 5 टू 5 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब ये हमारे पास जो है ये सबसे मिनिमम कॉस्ट का स्पेनिंग ट्री हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास सबसे एक्सेप्टेबल स्पेनिंग ट्री हो सकता है कि जी ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट हमने इन सारी नोट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया, हमारे पास डिफरेंट स्पेनिंग ट्रीज आए, लेकिन हमने उनमें से बेस्ट कौन सा चूज किया जिसकी कॉस्ट जो थी वो कम थी, ठीक है। जी बेटा यहाँ तक समझ आ रही है। अब ये इसकी 11 ही नहीं आएगा, 2 से 1 वाला भी काउंट यस नहीं सर। होगा, जी 1 बेटा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉस्ट लिखता हूँ ना, देखो ये इसकी कॉस्ट है 1, ठीक है, 2 से 1, फिर ये 3 आ गई, ठीक है, फिर ये 2 आ गई, और ये फिर क्या है मेरे पास बेटा 5 है, ठीक है। तो आप देख लो जरा, ये देखो 1 से ये हमारे पास क्या है, 3, 4, 4 टू 6, तो 6, यहाँ 11 आ जाएगी, चलो 5, 11। ठीक है, ठीक है। तो ये यस 11 आ सर। जाएगा, तो ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट का ये बन जाएगा हमारे पास स्पेनिंग ट्री, ठीक है। अब इसकी जरा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं स्पेनिंग ट्री की, कि वो क्या क्या है प्रॉपर्टीज, उसको जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो है वो स्पेनिंग ट्री की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसमें से 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसको जरा 1 बाय 1 जरा हम इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। अब आप इसमें आप देखोगे जी सबसे पहले है जी हमारे पास जो है
वो ये है कि जी कहता है जी देयर मे बी सेवरल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, जो हमने अभी बनाए हैं हमारे पास एक ग्राफ के, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ था, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ था, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज बनाए, ठीक है, ऑफ द सेम वेट हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, एजेस भी हमने कैलकुलेट कर लिए कि ई बार हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस हमने 1 किया, तो वो उसके वो हमारे पास क्या आ गए, एजेस आ गए। अब कहते हैं इफ ऑल द एजेस जो है वो वेट्स ऑफ द गिवन ग्राफ आर द सेम, अगर तो वो सेम है, देन एवरी स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ इज मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है जी कि आपके पास जो भी ग्राफ आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है, यानी कि आप एक को छोड़ देते हो, आप दूसरे को छोड़ देते हो, तो वो आपके पास एक ही लेंथ, क्योंकि आपने सारी की सारी नोड्स को अकोमोडेट करना है और आपको एक नोड से दूसरी नोड का सबका ही डिस्टेंस सेम मिल रहा है, यानी कि उनका कॉस्ट सेम है, उनका वेट सेम है, तो जो भी आपके पास ग्राफ आएगा आप उसको यानी कि डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके पास वेट और कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, क्योंकि हर एज की एक नोड से दूसरी नोड की कॉस्ट जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। जी बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो। यस सर। ओके, अब हम बात कर रहे थे बेटा तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहते हैं इफ द ईच ग्राफ हैज अ डिस्टिंक्ट वेट देन देयर विल बी ओनली वन यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी कि अगर कोई डिस्टिंक्ट वेट है कि किसी भी ग्राफ का किसी भी एज का, तो हमारे पास जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ सकता है। फोर्थ वन हमारे पास क्या है जी, कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, हमारे पास ये हमने बात अभी डिस्कस की थी, ठीक है। हाँ, फिफ्थ वन देखते हैं कि अगर कहता है जी डिस्कनेक्टेड ग्राफ कैन नॉट हैव टू स्पिन द ट्री और इट्स कैन नॉट स्पिन ऑल द वर्टिसेस, तो मैंने अभी कहा था कि अगर आपने किसी एक, अगर आपके पास 4 वर्टिसेस थी तो आपने उनको एक वर्टिस को उसके साथ ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि जी आपके पास जो है वो स्पिन भी नहीं बनेगा, यानी कि स्पेनिंग ट्री भी नहीं बनेगा, और वो ग्राफ भी हमारे पास क्या होगा कि जी वो हमारे पास डायरेक्टेड या हमारे पास अनडायरेक्टेड के तो होगा ही होगा, लेकिन वो हमारे पास क्या है कि जी वो हमारे पास डिस्कनेक्ट या डिसजॉइंट वो हमारे पास ग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है जी कि हमारे पास कहता है जी स्पैनिंग ट्री डज नॉट कंटेन साइकिल, ये तो हमें पता चल गया कि जी स्पैनिंग ट्री क्या है, उसमें साइकिल नहीं होगा, अगर साइकिल होगा तो फिर हमने उसको रिमूव करना है, अगर पैरेलल एजेस होंगे हमने उनको भी रिमूव करना है, तो ये 2 मेथड्स हम डिस्कस करते हैं अभी क्रस्कल के अंदर और प्रिंस एल्गोरिथम के अंदर। आगे कहता है स्पैनिंग ट्री हैज n माइनस 1 एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो ये बात हमने अभी पहले भी डिस्कस की है कि n माइनस 1 वर्टिसेस अगर उसको एजेस होंगे, अगर उसके पास क्या है n नंबर ऑफ वर्टिसेस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि उसने एक बात जो है वो एडिशनल लिखी है, कहता है एडिशन ऑफ इवन वन सिंगल एज, अगर आप किसी भी ग्राफ के अंदर एक सिंगल एज बना देते हो किसी भी एक नोड से दूसरी नोड में, और उसकी क्रिएशन से अगर आपके ग्राफ में साइकिल क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जी आपके पास क्या कहता है जी कि सिंगल एज रिजल्ट्स इन द स्पैनिंग ट्री लॉसिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिसिटी, तो इसका मतलब क्या है जी उसकी वो प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाएगी ए साइक्लिसिटी की, कि आपने एक ऐसा एज क्रिएट कर दिया जो किसी बिटवीन डिफरेंट नोड्स यानी कि 3-4 नोड्स में वो आपस में एक साइकिल क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी उसकी जो प्रॉपर्टी थी ए साइक्लिसिटी की वो खत्म हो जाएगी, सिंपल लाइक दैट। जैसे अगर आप देखोगे जी मेरे पास एक ये नोड है, एक मेरे पास ये नोड है, एक मेरे पास ये नोड है, एक मेरे पास ये नोड है और एक ये है, सपोज कर लो, तो हमने इनको आपस में बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, ये स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है जी, वो क्या कहता है एक सिंगल एज की मैंने एडिशन कर दी, लाइक दिस मैंने ये वाला एज क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इस स्पैनिंग ट्री के अंदर तो एक साइकिल जो है वो तो क्रिएट हो रहा है, लाइक इस नोड से मैं इस पे जा रहा हूँ, इससे मैं इससे आ रहा हूँ, फिर इस पे, तो ये साइकिल एग्जिस्ट करना शुरू हो गया बेटा। इसका मतलब है कि जी ये जो सिंगल एज है इसने क्या किया है, एक ऐसी गड़बड़ क्रिएट करती जिसकी वजह से इस जो ग्राफ है हमारे पास या जो ट्री है उसकी जो प्रॉपर्टी थी साइक्लिसिटी वो रिमूव होगी, ठीक है। कहते हैं एन एलिमिनेशन ऑफ अ सिंगल एज रिजल्ट्स इन इट लूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिविटी, तो इवन कि अगर आपने ये काम कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ये खत्म कर दिया,
अब ये जो नोड है ये इनका पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है जी, कनेक्टिविटी का इशू आ गया। आपने इसको इनसे मूव कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी जो थी कनेक्टिविटी की वो भी हमारे पास खत्म हो गई। आपने इस एज को डिस्कनेक्ट कर दिया, आपने एक एज नया ऐड कर दिया, तो इससे आपको कितने लॉस हो सकते हैं, 2 लॉस हो सकते हैं। नंबर 1, एसाइक्लिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यहाँ से खत्म हो सकती है, और दूसरा है जी, एंड एलिमिनेशन ऑफ द सिंगल एज रिजल्ट्स इन इट लॉसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है बेटा, ऐड करने से और डिलीट करने से हमें कितने प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, 2 को। ऐड करने से साइक्लिसिटी आ सकती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है साइक्लिसिटी की वो खत्म हो सकती है। एक एज को रिमूव करने से हमारे पास कनेक्टिविटी का इश्यू आ सकता है। तो ये इन चीजों को हमने मेक श्योर करना है इन सारी चीजों के ऊपर जब हमने इनको डिजाइन कर रहे होना है। ठीक है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है किसी भी एज की। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे, ये उसने डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं कि जी हमारे पास अगर ग्राफ है तो इसकी ये हमारे पास डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कहता जी जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, अभी मैंने अभी बताई कि जी जो हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है, कि जी जिसका वेट हमारे पास सारी नोड्स के एजेस का वेट हमने कैलकुलेट किया, जो सबसे कम है वो हमारे पास सबसे सूटेबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकता है। तो कहता है सपोज यू वांट टू सप्लाई अ सेट ऑफ हाउसेस से इन अ न्यू सब डिवीजन विद, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं, आपने ये कोई यानी कि पोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स आपने बिछानी है, आपने कोई वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, आप इवन के जी कोई सीवेज लाइन बिछा रहे हो, आपको टेलीफोन लाइंस बिछा रहे हो, तो आपकी ये सारी की सारी जिसमें मिनिमम कॉस्ट होगी उस यानी कि हमारे पास स्पैनिंग ट्री की, तो वो ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो कहते हैं टू कीप कॉस्ट डाउन यू could connect these houses with a spanning tree, or for example power lines and like this. However, the houses are not all the equal distance apart. To reduce the cost even further, you could connect the houses with a minimum cost spanning tree. तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो किससे, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के साथ। ठीक है, अब आप देखोगे जी उसने एक एग्जांपल दी है हमें, एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है, एग्जांपल हमें ये दे रहा है कि जी केबल कंपनी है जो वांट टू कनेक्ट 5 villages of their network which currently extend to the market town of, यानी कि ये डिफरेंट टाउन्स हैं उसके बाद। तो कहता है जी यहाँ से उसने शुरू करना है अवन फोर्ट से, और कहता है जी व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ केबल नीडेड, तो उसको कितनी केबल चाहिए। ये तो नहीं है ना यहाँ से फिर वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। उसने इस तरह से इन हाउसेस को या इन टाउन्स को कनेक्ट करना है, इन मार्केट को कनेक्ट करना है, तो इसकी जो केबल की कॉस्ट है वो मिनिमम हो, और ये सारे के सारे जो हैं मार्केट्स या सारे के सारे टाउन जो हैं ये कनेक्ट हो जाएं। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब आप देखो कहता है जी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बाद हमारे पास कहता है जी जो ग्राफ है उसके अंदर एन और ए है, कि कहते हैं बी आर कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ वेयर एन इज द सेट ऑफ नोड्स एंड ए इज द सेट ऑफ एजेस है। ठीक है, ईच एज जो है हैज अ गिवन नॉन नेगेटिव लेंथ, उसकी नॉन नेगेटिव लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉब्लम इज टू फाइंड द सबसेट टी ऑफ द एजेस ऑफ जी सच दैट ऑल द नोड्स रिमेन्स कनेक्टेड। अब आप देखो कि आपने किसी ऐसी नोड को नहीं छोड़ देना जो अनकनेक्टेड हो। ठीक है, वो क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है तो इसका मतलब है कि उसकी कनेक्टिविटी जरूरी है अदर नोड्स के साथ। तो फिर क्या करना है बच्चों, कहता है जी कि when only the edges in the T are used and the sum of the length of the edges in T is as small as possible. So since G is connected, at least one solution must exist. कोई ना कोई एक सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिससे सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगी और इसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। मैक्सिमम तो आपके पास एग्जिस्टेंस होगी इसकी, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा जिसको आप क्या करोगे, यूटिलाइज करते हुए आपकी जो कॉस्ट है उसके अंदर मिनिमम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहता है फाइंडिंग जो स्पैनिंग ट्रीज हैं हम 2 एल्गोरिदम्स डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 2 बेसिक एल्गोरिदम्स फॉर फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड बोथ आर ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, क्रुस्कल एल्गोरिदम है, ये 1957 के अंदर क्रुस्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और प्रेम्स एल्गोरिदम है, ये रॉबर्ट सी प्रेम्स ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अभी हम सबसे पहले वही एग्जांपल पकड़ते हैं जैसे हमने ये प्रीवियस जो मैंने अभी कही थी, ये जो टाउन वाली है,
कि हमने ये डिफरेंट नेटवर्क बिछाना है, ये केबल कंपनी ने इन 5 विलेजेस के अंदर, ठीक है। तो जी ये हमारे पास 5 विलेज हैं, तो हमने इनके अंदर ये बिछाना है। तो ये हमारे पास, अब आप देखो, तो उन्होंने ये ए अल्फाबेटिकली उनके जो फर्स्ट हैं वो ले लिए। फिर वही मॉडल the situation as a network, then the problem is to find the minimum connector for the network, ठीक है। अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है कोर्सकल के अंदर, कोर्सकल के अंदर हम सबसे पहले काम ये कर रहे हैं कि जी हमारे पास ये जो कनेक्टेड एजेस है ना, हमने इनमें से सबसे जो शॉर्टेस्ट वन नोड से दूसरी नोड का जो कॉस्ट है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो सिंपल लाइक दैट, आपने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट ऑफ एजेस इन द ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है, साइज के हिसाब से। एक नोड से दूसरी नोड में हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्या किया है, सेट डिजाइन कर लिया। मिनिमम यहाँ पे भी कितनी कॉस्ट नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। ये कहाँ से है, E to Z है, तो हमने E to Z 2 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उससे मैक्सिमम कौन सी है, वो 3 है। अब 3 की देखें, 3 कॉस्ट की एक ही एज है A से B का, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। फिर 4 कॉस्ट का देखो, एक ये नजर आ रहा है हमें 4 कॉस्ट का, और एक ये नजर आ रहा है, तो हम ये A to E हमने 4 लिख लिया, और यहाँ पे देखो C to D हमने 4 ये लिख लिया एक एज को, ठीक है। उसके बाद 5, एक ही मुझे 5 का एक ये नजर आ रहा है B to C, एंड एक मेरे पास नजर आ रहा है E to F, ठीक है। तो B to C 5 कॉस्ट है, और हमारे पास E to F 5 कॉस्ट है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 6 के कितनी है, मुझे 1 ही शो हो रही है, वो क्या है बेटा, C to F है, तो ये 6 है इसकी एच की कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 7 कॉस्ट का एक ये पड़ा हुआ है, ओनली 1, ठीक है। ये क्या है, A to F है, A to F क्या है, 7 इसकी कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास एच की क्या है, कॉस्ट बिटवीन एजेस हमारे पास जो है वर्टिसेस सॉरी नोड्स हैं, वो क्या है 8 का हमारे पास एक ये शो हो रहा है, और एक 8 ये शो हो रहा है। तो B to F 8 है, और F to D हमारे पास यहाँ पे, सॉरी आप इसको कह सकते हो कि जी C to F उसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास F to D, ठीक है। एक ये हमारे पास कॉस्ट जो है वो 8 आ रही है, ठीक है। अब इस तरह से हमने क्या बना ली, लिस्ट ऑफ एजेस इन ऑर्डर ऑफ साइज, हमने ये किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में बना दिया, ठीक है। ये 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है इसके ऊपर, नेक्स्ट स्टेप हमने इसमें से जो मिनिमम कॉस्ट का है एज उसको हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या कहता है जी, हमारे पास क्या करना है, सिलेक्ट द, हमारे पास हमने बेटा इसमें से मिनिमम कॉस्ट का जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि मिनिमम कॉस्ट किसकी थी, हमारे पास एच की, हमारे पास 2 जो एच है वो क्या था, E to D था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। E to D को सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने इससे जो नेक्स्ट मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट वाला है उसको हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सा है, 3 A to B, हमने A to B लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो कलर हाईलाइट हम करते चले जा रहे हैं इसका। फिर उसके बाद हमारे पास 3 वाला है, हमारे पास एक ही 3 का था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 के 2 हैं, हमारे पास क्या है, A to E है, ठीक है। हमारे पास A to E है, और हमारे पास 4 वाला कौन सा था, यहाँ पे C to D था। आप इनमें से कोई एक ले लें, ठीक है, A to E ले लें या C to D। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, बाद में आपने जब एजेस को यहाँ से आपने कंसीडर करना है, तो आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है कि जी कोई एक ऐसा एज ना आप सिलेक्ट कर लो जिसकी वजह से ना इस ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, जिससे वो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो ए साइक्लिसिटी जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अब इसमें से उसने क्या किया है, हमारे पास C to D है, उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कहता है, सेलेक्ट द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एज बिटवीन विच डज नॉट क्रिएट अ साइकिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 5 की हमारे पास कितनी है प्रॉपर्टीज बेटा, देखो B to C भी 5 है, और हमारे पास E to F भी 5 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यदि हम ये तो सिलेक्ट कर चुके हैं, देखो A to E है, ये भी सिलेक्ट कर चुके हैं, ये भी। अगर मैं B to C सिलेक्ट करता हूँ, ये भी 5 का है, ठीक है, और ये भी मेरे पास E to F भी 5 है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकता है बेटा, इसका मतलब है इस ग्राफ के अंदर, इस स्पैनिंग ट्री के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी थी ए साइक्लिसिटी की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि साइकिल तो एग्जिस्ट कर जाएगा अगर मैंने B to C सिलेक्ट किया। जी बेटा समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। इसका मतलब है कि हमने इसके पैरेलल जो हमारे पास है वो हमने E to F सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट करना है जो बेसिकली क्या हो, विच डज नॉट क्रिएट अ साइकिल, ठीक है। फिर हमने E to F सिलेक्ट किया। अब हमने इसके बाद, अब आप देखो, आपने 6 का मेरे पास सिर्फ एक ही एज है वो नजर आ रहा है,
वो क्या है जी, C2F है, ठीक है। उसकी लेंथ की जो कॉस्ट है वो 6। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ 6, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जी यहाँ पे तो क्या इनमें साइकिल, एक साइकिल नहीं क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से बात यहाँ शुरू हुई और यहाँ पे जाके यहाँ खत्म हो गई। इसका मतलब है क्या ये वाला मैं C2F वाला जो है 6 कॉस्ट का जो है एज ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? नो, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप देखो इसको अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या है जी कि जी हमारे पास E2F जो है वो हमने इसको तो 5 पे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास जो टोटल है अब इसमें एक और मजे की बात है कि आप इसके बाद अब आप देखो कि जी आप कितने वर्टिसेस हैं जो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आप देखो कि जी आप ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते B2F8 वाला, क्योंकि इस अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो फिर साइकिल आ जाएगा आपके ग्राफ में, यहाँ पे देखो ये साइकिल आ जाएगा। अगर ये वाला करते हो तो फिर साइकिल आ जाएगा। अगर ये तो आपने किया ही नहीं, आप F2D यानी कि आप ये वाला करते हो तो फिर आपके पास ये साइकिल एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। A2F आपके पास 7 है, ये वाला करते हो तो आप फिर आपके पास साइकिल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने ये वाला सिलेक्ट नहीं किया, ये वाला सिलेक्ट नहीं किया, ये सिलेक्ट नहीं कर सकते, इवन ये नहीं सिलेक्ट कर सकते और ये नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब आपने कितने एजेस सिलेक्ट नहीं किए? 1 2 3 4 एंड 5 आप एजेस सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करने से हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर जो है तो वो प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है साइक्लिसिटी, क्योंकि साइकिल यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब आप देखो इनकी कॉस्ट देख लेते हैं। 3 4 7 7 to 2 हमारे पास क्या आ गई बेटा यहाँ पे, 7 to 2 9 9 and 4 हमारे पास ये दिस वन। और ये हमारे पास जो टोटल वेट है इसका हमारे पास कहता है जी टोटल वेट जो हमारे पास आएगा 2 3 4, फिर हमने AE, ठीक है। AE हमारे पास जो था वो AE हमारे पास 4 है, CD 4 है, ठीक है। तो जी अब ये 3 4 7 7, अब इसमें बेटा हमारे पास ये जो हमने सेलेक्ट किया है, अब हम इनकी बेस पे इनकी कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं। 3 4 7 हो गया, 7 5 हमारे पास 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 एंड 4 18। तो ये जो हमारे पास पाथ आ गया दिस वन दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री है इसकी कॉस्ट कितनी बन गई हमारे पास 18 आ गई। और ये हमारे पास क्या है इस ग्राफ में या इन विलेजेस का हमारे पास जो है वो कॉस्ट कितनी आ सकती है अगर हम केबल नेटवर्क बिछाते हैं, तो ये हमारे पास मिनिमम कितनी है 18 कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ती है, ठीक है बेटा। अब इसमें आप देखो कि जी नेक्स्ट इसका हम कम्प्लेक्सिटी को जरा देख लेते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों क्रुस्कल एल्गोरिदम का हमारे पास क्या है एल्गोरिदम है। तो ये जिस तरह से फाइंड आउट कर रहा है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी कम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो सॉर्टिंग लूप है जी बच्चों, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A log n, फिर इनिशियलाइज किया हमने कंपोनेंट्स को तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर उसको टाइम लगा। और फाइंडिंग एंड मर्जिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ A log of n है। तो जो हमारे पास क्रुस्कल की मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारे पास क्या आती है ऑर्डर ऑफ A log of हमारे पास n जो है वो टाइम लेता है पूरे के पूरे जो मिनिमम कॉस्ट के स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने में इस ग्राफ में से, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो प्रिम्स, इसी एग्जांपल के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिम्स एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिदम किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो।